हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। मैं ललित यादव आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर के आया हूँ। स्पेशल इसलिए इसको बोल रहा हूँ, विशेष इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जो बीच में जो एम लक्ष्मीकांत की हमने मेगा मैराथन क्लासेस करवाई हैं उनमें एक थोड़ा सा पार्ट छूट गया था। अगर आपको याद हो तो एम लक्ष्मीकांत का जो तीसरा मैराथन मैंने करवाया था वो लगभग 12 घंटे का था और 12 घंटे के बाद वो क्लास प्रोसेस नहीं होती है यूट्यूब पर। वो क्लास थोड़ी लंबी चली थी, लगभग 13 घंटे तक चली थी, लेकिन जब प्रोसेस होकर के वो यूट्यूब पर अपलोड हुई तो वो केवल 11 घंटे 55 मिनट की ही हुई। और उस दौरान जो एक एरिया था वित्तीय संबंध का, जो केंद्र राज्य वाला चैप्टर था, अगर आपको याद हो मैं आपको बता देता हूँ। केंद्र राज्य का जब भी हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 14 इस बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 14 केंद्र राज्य संबंध, उसमें वित्तीय संबंध का एरिया कट गया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की मेरे से कि सर वो एरिया उसमें नहीं है, तो आप प्लीज़ पूरा ना सही तो उसका इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा दीजिए। तो इसीलिए उस एरिया को कंप्लीट कराने के लिए मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आपको वित्तीय संबंध जो थे केंद्र राज्य के उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। एक शॉर्ट एंड स्वीट सी क्लास रहेगी। जो मेन चीज़ें हैं वो उसमें मैं करवाऊंगा। ज़्यादातर वित्तीय संबंध से जो जहाँ से सवाल आते हैं उसी एरिया को यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। बाकी एरिया जो था वो जो स्किप कर सकते हो आप स्किप कर लेना। तो चैप्टर नंबर 14 एक बार फिर से बता रहा हूँ, एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक का 14वां पाठ, उसमें वित्तीय संबंध देखने को मिलते हैं केंद्र राज्य के मध्य। वो छूट गए थे तीसरी मैराथन में, पार्ट थर्ड में। एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट था, उसके बाद जो चौथा पार्ट आया, इन दोनों के बीच में ये छूट गया था। तो इसको मैं करवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना रहे। जो नए दोस्त जुड़े हैं वो मेरा परिचय जानते ही, मेरा नाम ललित यादव है और ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, ये सब आप देख सकते हैं, जानते हैं, पढ़ चुके होंगे। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं ललित यादव की पाठशाला नाम से मेरा एनजीओ रन करता हूँ। अगर आपको सोशल वर्क, आपको मोटिवेशन चाहिए दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए, बेसिकली आप यूपीएससी पास करके वही करने वाले हैं, तो आप इसको जा करके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैं आपको वहाँ पर मिलूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप लाइव क्लास में डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज आपको मिलेंगी। आप अपने ऑल इंडिया लेवल पर लाइव टेस्ट देकर के इवेल्युएशन कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको एक ही कोर्स सब्सक्रिप्शन से मिल जाते हैं। सभी टीचर्स की क्लासेस, सभी टीचर के पीडीएफ मिल जाते हैं। इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट टीचर्स वहाँ पर हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ। करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है, यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर टच करना है। फिर आपके सामने एक कोर्स स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें आप देखेंगे कोर्स में आइकॉनिक और प्लस कोर्स आपको दिखेगा। चीज़ें लगभग एक जैसी ही हैं। आइकॉनिक में बस एक फ़ायदा आपको एक्स्ट्रा, 2-3 फ़ायदे मिलेंगे, वो कि पर्सनल कोच मिल जाएगा जो आपको पर्सनली गाइड करेगा। साथ ही मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो डेली बेसिस पर हो जाएगी। इससे आपको अच्छा रैंक लाने में मदद मिलेगी। तो आइकॉनिक का बेनिफिट है। ये सारी की सारी फीस स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिलेगा। जब भी अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे तो जीएस का ये फीस का स्ट्रक्चर है। जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो आप सभी को यही बताने की कोशिश करते हैं कि 1 साल से कम का कोर्स कभी मत लीजिएगा। जब भी कोर्स ज्वाइन करें 1 या 2 से या 3 साल का ही कोर्स ज्वाइन कीजिए। हाँ, इस फीस में डिस्काउंट मैं करवा सकता हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम नीचे, इस फीस के नीचे एक ऑप्शन होता है रेफरल कोड का, वो अप्लाई करते हैं, LYLIVE, ये अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट के बाद आपको ये फीस रहेगी 1 साल, 2 साल और 3 साल का। ये मेरी तरफ से आपको हम 10% डिस्काउंट दिलवा देंगे। ना केवल डिस्काउंट बल्कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। सेम ऐसे ही आइकॉनिक में भी यहाँ पर भी आपको LYLIVE रेफरल कोड अप्लाई करने पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फीस में। यहाँ पर भी 1, 2 या 3 साल का ही कोर्स है। ऑप्शनल कोर्स भी आप अगर अलग से पढ़ना चाहते हैं, केवल ऑप्शनल, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप LYLIVE ये कोड अप्लाई करते हैं। आपकी सफलता का कोड है, ज्ञान का कोड है। हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल आपको इसके माध्यम से मिलेगा। अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको हम खुद पर्सनली 1-to-1 गाइड करेंगे। अब 1-to-1 गाइड कैसे करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना,
जो कि जिसका नाम मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। उसे ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर पाएंगे, मेरे सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर मैंने पिन की हुई है। अब डायरेक्ट कॉल करेंगे तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग हेल्प करूँगा, और गाइडेंस से कोई भी क्वेरी होगी उसमें भी हेल्प करेंगे। रेफरल कोड लेकिन याद रखना है, जब भी अनअकैडमी का कोर्स लें तो LY लाइव ये रेफरल कोड अप्लाई करना है। अगर कॉम्बो कोर्स आप लेना चाहते हैं GS और ऑप्शनल एक साथ, तो आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है, लगभग 29% 2 साल के लिए और 42% 3 साल के लिए। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेफरल कोड में LYLIVE ये अप्लाई करना है, यहाँ पर भी LY लाइव, ठीक है, LYLIVE। तो इससे फीस में डिस्काउंट होगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। केवल 6 महीने बचे 2021 के प्रीलिम्स के लिए, तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए नए बैच आ गए हैं 6 महीने के भी। इसके साथ साथ 2021 के अलावा 22 और 23 का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2 साल और 3 साल के बैच आ गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गए हैं, बाइलिंगुअल में भी आ गए हैं। NCERTs के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक की फीस बढ़ने वाली है। ये मेरे कोर्स है जो अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और सोशलॉजी, और ये GS का एक बहुत बड़ा एरिया मैं कवर करता हूँ। तो जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो ये रेफरल कोड अप्लाई कर दीजिएगा, सभी टीचर की क्लास मिल जाएगी, सभी टीचर्स के नोट्स मिल जाएंगे, हम आपको पर्सनली भी गाइड करेंगे, ठीक है, और डिस्काउंट हो जाएगा फीस में LY लाइव। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कराधान शक्तियों की, वित्तीय संबंध। इससे पहले की क्लासेस जो आप पार्ट 3 देखोगे M लक्ष्मीकांत का, लगभग 2.5 लाख के करीब उस पर भी व्यूज़ हैं, अच्छे व्यूज़ हैं, आपने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को। यही हम भी चाहते हैं कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ उसमें भी काफ़ी सारा प्यार दें आप। आपके लिए एक महा मैराथन क्लास आने वाली है कुछ ही दिनों में, हाल के 1-2 दिन के बाद ही, जिसमें M लक्ष्मीकांत का 31 घंटे का वीडियो आएगा, और उस 31 घंटे के वीडियो में आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई गई हैं। तो उसी का ही एक हिस्सा ये वीडियो भी बनेगा, क्योंकि इस एरिया का छूट गया था। तो जो 14वां चैप्टर है उसमें आपने देखा M लक्ष्मीकांत में कि हमने केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध बहुत अच्छे से जाने। अब जान लेते हैं वित्तीय संबंध। इस वित्तीय संबंध से इतने अधिक प्रश्न UPSC में नहीं आते हैं, कभी कभार इक्का दुक्का प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वित्तीय संबंध। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा यहां पर, वो यही है कि एक तो ये भाग 12 में और कौन से अनुच्छेद से कहां तक, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप बुक में ये निशान लगा लेना, इंपॉर्टेंट, कि अनुच्छेद 268 से 293 में आपको वित्तीय संबंध देखने को मिलता है। UPSC में प्रारंभिक परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है, तो इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा कि कौन से भाग में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध देखने को मिलते हैं। तो संविधान का भाग 12 आप उसमें डाल देंगे। और मेंस में भी अगर आपसे केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित कोई प्रश्न आए तो उसमें भी आपको एक एक आर्टिकल अलग अलग बताने के बजाय आप डायरेक्ट भाग 12 का प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन प्रयोग उसका रहेगा। या आप एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में ब्यौरा इन आर्टिकल्स में दिया गया है। इतना चीज आपको उसमें यूज करना है, ये चीज आपको रटनी पड़ेगी। अब इनके कई अलग अलग उपबंध हैं, उन उपबंधों को हम थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या है। वो सारी चीजें स्किप करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो काम की चीजें नहीं है, वो बिना बात के आपको थोड़ा सा क्या करेंगे, दिमाग को घुमाएंगी, परेशानी देंगी, कष्ट देंगी, और वो काम की भी नहीं, वहां से प्रश्न नहीं आता है, तो उनको हम स्किप कर देंगे। तो कराधान शक्तियों के आवंटन को देख लेते हैं। तो संसद इस मामले में भी पावरफुल दिखाई देता है। आपको मैंने बताया प्रशासनिक और विधायी संबंध, उन सब में आपने देखा कि संसद जो है यानी कि केंद्र जो है वो राज्यों के मुकाबले थोड़ा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। अब पैसे के मामले में भी देखोगे तो उसमें भी केंद्र के पास ही अधिक शक्तियां, अधिक पावर देखने को मिलती हैं। सारा खेल तो पैसे का ही है, और इस पैसे में के ऊपर जिसका दबदबा होगा, जिसका कंट्रोल होगा, वो शहंशाह होगा, वो बाहुबली होगा, वो कुछ भी कर सकता है। केंद्र राज्य संबंधों में ऐसा शहंशाह, ऐसा बाहुबली केंद्र है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि संसद के पास है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राज्यों को बिल्कुल ही शक्तियां नहीं दी गई।
या राज्यों को बिल्कुल एकदम किनारे करके छोड़ दिया गया। कुछ चीजों में उनको भी भागीदारी दी गई है और कुछ विशेष प्रावधान उनके लिए भी किए गए। हालांकि वो अधिकतर समय केंद्र के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुदानों पर ही निर्भर रहते हैं। उन चीजों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। हमारा संविधान कुछ चीजों में प्रावधान करता है कि संविधान ने केंद्र व राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया है। पहला, संसद के पास संघ सूची जिसकी संख्या 13 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। इसको समझिए। देखिए, आप भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची देखते हैं और उसमें आपको 3 सूचियां देखने को मिलती हैं, 3 विषय आपको देखने को मिलते हैं जब भी हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, भारत के संविधान की। तो 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूची मिलती हैं, है ना, 3 सूचियां मिलती हैं, 3 सूचियां हैं, ठीक है। पहली जिसको हम बोलते हैं संघ सूची, संघ सूची। दूसरा जिसको हम बोलते हैं राज्य सूची, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो यहां पर ये जो लाइन में जो 13 संख्या बताई गई है वो इस संघ सूची के विषय में बताई गई है। अब यहां पर आप ये मत समझ लेना, जो कि मैक्सिमम दोस्त समझ लेते हैं, कई बार दिमाग वहां पर चला जाता है कि यहां पर संख्या बताई गई है 13, तो ये 13 संख्या जो है वो टोटल कुल विषय नहीं है संघ सूची के। संघ सूची के अंदर जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों में 13 विषय ऐसे हैं, 13 बिंदु ऐसे हैं जो कि कर से संबंधित है ना, जो कि कर निर्धारण का जिसमें विशेष अधिकार दिया गया है केंद्र को। इसका मतलब है ये, यानी कि उन विषयों पर केंद्र जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर का निर्धारण कर सकती है। सेम ऐसे ही राज्य सूची है, तो राज्य विधानमंडल के पास भी पावर है। आप सबको पता है कि राज्य सूची के विषय के ऊपर अगर कोई कानून बनाएगा तो वो प्राथमिक कानून बनाने के अधिकार शक्ति जो है राज्य विधानमंडल के पास होती है। कुछ विशेष मामलों में केंद्र सरकार भी बना सकती है अपवाद स्वरूप, लेकिन वो 5 मामले ही हैं छोटे मोटे, उनको हटा, उन 5 मामलों की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती है। सामान्य तौर पर राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल ही कानून बनाता है। तो राज्य सूची के जो विषय हैं उनमें 18 विषय ऐसे हैं जहां पर राज्य विधानमंडल के पास कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। तो अब आपको ऐसे में देखने में लगेगा कि यार संसद के पास तो केवल 13 हैं और राज्य विधानमंडल के पास तो 18 हैं, तो इसका मतलब तो राज्य विधानमंडल कुछ ज्यादा ही कर के मामले में शक्तिशाली होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट टैक्स लगाने का काम है, जो कर लगाने का काम है, वो संसद के पास ही है। ये जो 13 नंबर है ना, इसी के अंदर आ जाता है। ये 18 बस दिखावे के हैं, दिखावे मात्र के हैं। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण विषय इतने नहीं हैं जितने की संसद के पास है, ठीक है। अब यहां पर आपने एक तीसरी सूची और देखी, समवर्ती सूची। तो आप में से बहुत सारे दोस्त ये कह सकते हैं कि सर क्या समवर्ती सूची में भी कोई कर से संबंधित विषय है? आपको पता ही होगा ना कि समवर्ती सूची में जो भी विषय होगा उसके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। लेकिन इस मामले में, कर निर्धारण के मामले में, टैक्स को लगाने के मामले में समवर्ती सूची में एक भी प्रविष्टि नहीं है, एक भी प्रविष्टि नहीं है। यानी कि समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्टियां नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कर विधायन के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। तो कर विधायन के मामले में आपके पास 2 तरीके के क्षेत्राधिकार देखने को मिल जाते हैं, एक संघ क्षेत्राधिकार और एक राज्य का क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार नहीं है। यहां से कई बार प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार हो सकता है किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नांकित में से कौन कौन से कर निर्धारण से संबंधित क्षेत्राधिकार भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं केंद्र और राज्य सरकारों को, और उसमें आपको विकल्प दे देंगे, और एक विकल्प में आपको राज्य क्षेत्राधिकार दे देंगे, दूसरे में आपको संघ क्षेत्राधिकार दे देंगे, और तीसरे में आपको समवर्ती क्षेत्राधिकार दे देंगे। और फिर आपको कहेंगे कि इनमें से गलत छांटिए, तो समवर्ती क्षेत्राधिकार गलत हो जाएगा।
और अगर आपको इन तीनों में से कहेंगे कि सही कथन छाटिए, तो उसके लिए आपको अलग तरीके के विकल्प देंगे। 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही, 1 2 3 तीनों सही, है ना। इस तरीके से सवाल आएगा, तो वो आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि एक नई जो चीज आपको यहां पर एड ऑन हुई कि 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर, ये हम यहां पर बात कर रहे हैं जीएसटी की, के संबंध में एक विशेष प्रावधान बनाकर एक अपवाद प्रस्तुत किया है। इस संशोधन ने संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के लिए समवर्ती अधिकार व शक्ति प्रदान की है। ठीक, तो केवल जीएसटी के मामले में एक अपवादजनक जो है वो मामला है जब राज्य और केंद्र दोनों के पास एक समवर्ती किस्म का क्षेत्राधिकार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये केवल अपवाद स्वरूप है ना, एक्सेप्शन है, एक अपवाद है एक तरीके से। सामान्य तौर पर आपको समवर्ती क्षेत्राधिकार संविधान ने नहीं दिया, ये संविधान संशोधन के माध्यम से एक अपवाद के रूप में जोड़ा गया, ये आपको देख लेना है। अब कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है, इसका मतलब समझिए अवशेषीय शक्ति क्या हो गई भाई? ऐसी शक्ति, ऐसा कर निर्धारण की परिस्थिति जिसका वर्णन ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, और ना ही जीएसटी वाले उसमें है। तो ऐसा कोई विषय आ गया नया कर लगाने वाला, तो वो कौन लगाएगा? वो पावर किसके पास रहेगी? ये पावर संघ के पास है। और भारत तो आप सबको पता ही है कनाडाई मॉडल है, उसी के अनुसार चलता है। तो भारत में आप देखोगे तो जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो संसद के पास ही होती हैं। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल पावर्स जिसको हम बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, और एकदम नया आ गया है, एकदम से सामने आ गया और उसके ऊपर कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसी चीज़ें केंद्र के पास रहती है। जैसे जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय साइबर क्राइम जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं था कि साइबर क्राइम भी होगा, ऐसा कुछ इस तरीके से किसी ने सोचा ही नहीं था कि कंप्यूटर होंगे, मोबाइल होंगे, उसी से सब कुछ हो जाता होगा, है ना। तो उस तरीके के विषय उस समय किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं किए गए थे। लेकिन समय के साथ साथ जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और इस तरीके के अपराध बढ़ने लगे, तो साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता भी पड़ी, जरूरत पड़ी। तो ऐसा ये जो नया विषय आया, ये किसी भी सूची में नहीं था, तो ऐसे में इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो मिला वो केंद्र को मिला, संसद को मिला। तो ऐसा कोई भी नया विषय होता है, चाहे फिर वो टैक्स से रिलेटेड ही क्यों ना हो, वो मामला भी केंद्र के पास रहेगा। तो यहां पर भी आपने देखा कि सेंट्रल बाहुबली, पावरफुल, सेंट्रल से ज्यादा पावरफुल कोई ना, समझ रहे हैं? सेंट्रल यहां पर भी, यानी कि केंद्र सरकार यहां पर भी पावरफुल मिली। अब इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। नए नए टाइप के कर समय समय पर संसद ने ऑलरेडी लगाए हैं। इसका संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है, और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। इसका मतलब यह बता रहे हैं कि संविधान ने इस चीज का पहले से ही निर्धारण कर दिया है कि पैसा कहां से आएगा, टैक्स किन चीजों पर लगेगा, और वो जो टैक्स लगाया गया है वो कौन इकट्ठा करेगा, और जो इकट्ठा करेगा तो उसका प्रयोग कौन करेगा? क्या केवल इकट्ठा करने वाला ही करेगा या कोई और भी करेगा? कहने का मतलब जो टैक्स लगाया गया उस टैक्स का बंटवारा कैसे होगा, कौन सा टैक्स किस किस के बीच में बांटा जाएगा, इसका प्रावधान संसद ने पहले ही कर दिया, संविधान ने पहले ही कर दिया। और ये बहुत जरूरी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर इस तरीके का स्पष्ट प्रावधान नहीं होता तो भारत में हर चीज़ों को हम देखोगे उसके अलग अलग मतलब निकाल लिए जा सकते हैं। संविधान की जो चीज़ें जो स्पष्ट प्रावधान नहीं है उनके भी आप दोहरे मीनिंग निकाल लेते हैं। तो ऐसे में केंद्र और राज्य के मध्य एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। केंद्र कभी भी राज्यों को किसी भी तरीके के टैक्स
में अपने हिस्सेदारी देता ही नहीं। तो इसीलिए राज्यों के साथ अन्याय ना हो, केंद्र तानाशाह ना बन जाए, राज्यों के साथ एक बर्बरपूर्ण व्यवहार या मनमाना व्यवहार ना करने लग जाए, दुश्मनी ना निकालने लग जाए, तो ऐसे में राज्यों के साथ भी उनके कुछ हितों को सुरक्षित करने के लिए इन चीजों का प्रावधान संविधान में क्लियरली कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर लिए आयकर की उगाही और एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। इसका मतलब जो इनकम टैक्स लगता है, यानी कि जो आप सैलरी अर्न करते हैं, जो पैसा आप कमाते हैं, आपकी आय के ऊपर जो टैक्स लगता है, वो टैक्स आप देखिए हमेशा बजट के माध्यम से लगता है। बजट जो यूनियन बजट है, जो केंद्रीय बजट जिसको हम बोलते हैं, उसके माध्यम से लगाया जाता है। तो इसका मतलब वो पैसा इकट्ठा किसने किया? केंद्र ने इकट्ठा किया। लेकिन उस पैसे का प्रयोग जो है वो केंद्र अकेला नहीं करता है, उस पैसे को वो राज्यों के साथ भी बांटता है, अलग अलग राज्यों के साथ। तो केंद्र राज्य के मध्य कर का बंटवारा यहां से आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर आपको कुछ और भी चीजें हैं जो दी गई है, इसको आपको लेकिन स्किप कर देना है, ये काम की नहीं है, ना ही एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ना ही यहां से सवाल आता है कि संविधान ने राज्यों के कर निर्धारण शक्ति पर क्या पाबंदी लगाई है वगैरह वगैरह। इनको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जो बुक आप अपने साथ लेकर के बैठे होंगे, तो जो लाइन यहां नहीं आए तो समझ लेना कि वो स्किप करनी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ चीजें जो यहां से मैं काट रहा हूं उसको भी स्किप कर देना, उसको भी नहीं करना, वो काम का नहीं है। बिना बात के आप बेवजह दिमाग के ऊपर बोझ लोगे अगर आप पढ़ोगे तो उसको स्किप कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आप दोनों के दोनों यहां पर स्किप कर सकते हैं। अब कर राजस्व का जो वितरण है, इसके संबंध में भी सेम एक ही चीज आपको जानने की जरूरत है। पहली लाइन जो है आप यहां पर स्किप कर सकते हैं। ठीक, यहां पर ये देख सकते हैं कि 101वें संविधान संशोधन ने देश में करारोपण एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसको हम बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी। तो आपको बेसिकली एक सिंपल सी चीज जाननी है कि जीएसटी का प्रारंभ किया गया 101वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से, और उसने भारत में करों के निर्धारण की एक नई व्यवस्था प्रारंभ की। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग राज्यों के मध्य जो अलग अलग किस्म के चार्जेस थे, अलग अलग किस्म के टैक्सेस थे, जिसके कारण कहीं पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता, कहीं पर कम टैक्स देना पड़ता, कहीं पर डबल टैक्स देना पड़ता, दोहरा टैक्स देना पड़ता था। वो जो विसंगतियाँ थी वो सब समाप्त हो गई। पूरे भारत में उन विषयों के ऊपर जो जीएसटी में के अंतर्गत दिए गए हैं, वो सभी के सभी पर समान टैक्स अब आपको लगेगा। यानी कि आपको डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं देना पड़ेगा, वो बराबर रहेगा, हर जगह उसकी दर जो है वो बराबर रहेगी। तो वो एक टैक्स के मामले में पैरिटी जिसको बोलते हैं, समता जिसको हम बोलते हैं, वो यहां पर आई जीएसटी के माध्यम से। ठीक है, उसी अनुसार संशोधन द्वारा संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन में जीएसटी लगाने संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो जीएसटी लगाने की पावर आप देखोगे तो संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों के पास है। ठीक है, इन दोनों को दिया गया। इसीलिए आपने देखा था कि एक अपवाद स्वरूप टैक्स के मामले में समवर्ती अधिकार आ गया। इससे पहले 101वें संविधान संशोधन से टैक्स के मामले में समवर्ती अधिकार नहीं था, लेकिन जब जीएसटी आ गया तो इससे संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों उसके ऊपर कानून बना सकती हैं जीएसटी को लेकर के। ठीक है, संशोधन के माध्यम से। चलिए, जीएसटी के चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर निष्प्रभावी हो गए। जीएसटी लागू करने की मंशा ही यही है कि भारी भरकम कर व्यवस्था की जटिलता को सुगम बनाकर वस्तुओं एवं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया जाए। आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम जीएसटी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जीएसटी काउंसिल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही जान लो कि जीएसटी का 101वें संविधान संशोधन से आया 2016, उससे जो बहुत सारे गलत किस्म के या दोहरे तरीके के टैक्स होते थे, जटिल तरीके के टैक्स लगते थे, वो समाप्त हो गए हैं। एक ही तरीके की समता आ गई है, सुगम हो गया है टैक्स में। वस्तुओं और सेवाओं को अब आप देखोगे तो पूरे भारत में एक ही दर पर आपको वो सेवाएं और वो वस्तुएं मिलेंगी। टैक्स का जो है
वो डबल बोझ था वो अब समाप्त यहां से हो गया। अब कुछ चीजें हैं कि कौन कौन से टैक्स कैसे आते हैं, कौन कौन से टैक्स कहां से लिया जाता है और किस में बांटा जाता है, ये आपको बुक में मिलेगा। तो इसमें आपको ये नीचे वाली चीजें नहीं पढ़नी है, आपको केवल आर्टिकल याद रख लेने हैं। यहां पर ध्यान रखना वित्तीय संबंध थोड़े से जटिल हैं, अगर आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं तो आप सारी डिटेल में जाकर के पढ़ना इसको। लेकिन अगर आप यूपीएससी या कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, दूसरे प्रतियोगी एग्जाम, तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको केवल आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, बाकी नीचे की चीज़ें वहाँ से नहीं पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर आप इनको स्किप कर सकते हो, आपको केवल ये रखना है कि केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर अनुच्छेद 268 में आपको देखने को मिलता है 268। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र यानी संसद टैक्स लगाती है, उस टैक्स को राज्य की सरकार वो इकट्ठा करती है, ठीक है, और वही विनियोजित करती है। तो आर्टिकल 268 उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 268 अगला आर्टिकल 268 का यानी 268A, ये केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर है, ठीक, यानी कि केंद्र लगाता है लेकिन उसको इकट्ठा करने का काम केंद्र और राज्य दोनों करते हैं और दोनों में ही उसका विनियोजन होता है। अगला आर्टिकल 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, अनुच्छेद 269। सेम वही कि केंद्र टैक्स लगाता है, केंद्र टैक्स को इकट्ठा करता है लेकिन फिर वो राज्यों को सौंप देता है। ये आपको आर्टिकल 269 में देखने को मिलेगा। आपको केवल आर्टिकल्स देखने, ये बाकी हटा देने, ये काम की नहीं है। तो आपको इस चीज में कुछ रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि एम लक्ष्मीकांत 95% समझने की है, 5% रट्टाफिकेशन की है। तो ये मेमोराइज करने वाली आ गई, आपको ये टैक्स के बारे में जानना है कि आर्टिकल में क्या है, ठीक है। ऐसे ही जीएसटी के बारे में, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में आपको आर्टिकल मिलेगा 269A, ठीक है, 269A, ये भी आप याद कर लेना। बाकी चीजें आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही 270 इसको भी याद कर लेना है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर, ठीक, और बंटवारे की उक्त व्यवस्था, ये भी आर्टिकल 270 में आपको आएगा। तो इनको आपको मेमोराइज करना है, रटना है, ठीक, और ज्यादा नहीं करना है। बाकी 271 ये भी पढ़ लेना है कि कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, बाकी इनको यहां पर भी स्किप कर सकते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको बस ये करना है, देखना है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर क्या होता है, इस तरीके का अधिभार नहीं लगता है ना। अधिभार जो है वो जीएसटी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता, बाकी चीजों में आप देखोगे वहां पर हो सकता है। अब कुछ ये है कि राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले टैक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। ये कुछ ऐसे टैक्स हैं जिसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं है, ये पावर केवल राज्यों के पास है। इन मामलों में राज्य ही टैक्स लगाएगा, वही टैक्स इकट्ठा करेगा और जो टैक्स से आमदनी हुई उस आमदनी का प्रयोग भी वो राज्य करेगा। यहां केंद्र की भूमिका आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी कि राज्य सूची में इसका उल्लेख किया गया है और टोटल संख्या इनकी 18 है। अब ये टोटल संख्या 18 है तो इन सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक हल्का हल्का रीडिंग मार लेना है ताकि आपके माइंड में चीजें जो है थोड़ी सी आ जाए, थोड़ा सा सेट यहां पर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा एरिया, थोड़ी सी टॉपिक जो थोड़ा सा बोरिंग सा है, लेकिन बोरिंग चीजें भी आपको पढ़नी तो पड़ेंगी दोस्त, है ना। हर चीज में हम बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, कुछ चीजों को आपको थोड़ा सा कष्ट के साथ, दर्द के साथ करना पड़ेगा। दवाई थोड़ी खट्टी ही होती है, इंजेक्शन लगता है दर्द ही होता है, तो एग्जाम में भी ऐसी ही चीजें पढ़नी पड़ती हैं कई बार जो इंजेक्शन का काम करती हैं, दवा का काम करती हैं। थोड़ा दर्द जरूर होता है लेकिन वो आपको सही कर देती हैं, आपके लिए फायदेमंद होती हैं। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा वैसा ही है, थोड़ा सा दर्द करने वाला, थोड़ा सा इंजेक्शन वाला लगाने वाला, तो इसलिए उसको ध्यान से समझते हुए चले जाना है। लाइक शेयर करते चले जाना है, लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, ठोकते जाओ लाइक शेयर, ठीक है। चलिए
अब ये कौन कौन से 18 विषय देख लो, तो भू राजस्व, कृषि आय पर कर, ठीक है, कृषि भूमि के उत्तरवर्तन से संबंधित, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, भूमि भवन खनिज वगैरह वगैरह, ये आप देख लो। ये 18 सब्जेक्ट हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ करके छोड़ देना है, ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं बनता है। ये गैर कर राजस्व का वितरण है, जो मतलब टैक्स जिसको हम बोलते हैं से अलावा कोई और अन्य तरीके से सरकार जो है पैसा इकट्ठा करती है, प्राप्ति करती है। तो ये केंद्र है, केंद्र के गैर राजस्व स्रोत, और ये राज्यों के गैर राजस्व स्रोत हैं। तो इनमें देखोगे राज्य के पास थोड़ा कम है, केवल सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है, समय चूकने पर उगाही, यही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा है और महत्वपूर्ण चीज़ों पर है, जैसे वो रेलवे से बड़ी आय करती है, डाक तार से, बैंकिंग से, प्रसारण से, इन सबसे बड़ी आय उसके पास हो जाती है। अब यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा से संबंधित चीज़ें हैं वो आई हैं, इसको आपको समझना है, यहाँ से आपको चीज़ों को देखते हुए चलना है, ठीक है। ज़रा एक बार लाइक शेयर हो जाए और रेफरल कोड ज़रा बता दिया जाए हमारा, जितने भी दोस्त हैं, कि क्या रेफरल कोड है। क्या आपका हमारा रेफरल कोड याद है? अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है जब भी लें, और आपको अगर मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, एक टीचर से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 मिलना चाहते हैं, 1-to-1 जुड़ करके 1-to-1 आमने सामने आप किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं, तो आप जब भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको रेफरल कोड में ये अप्लाई करना है, LY लाइव, ठीक है, LYLIVE, ये रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है। इससे फीस में 10% का डिस्काउंट भी होगा और हमारी पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको मिलेगी। चलिए देखिए, अब अनुदान की बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि केंद्र के पास ज़्यादा पैसा होता है, तो ऐसे में संविधान ने प्रावधान किया है कि वो राज्यों को ज़रूरत पड़ने पर उनको कुछ अनुदान दे सके, ताकि वो अपना राजकाज चला सके, अपना काम बेहतर तरीके से कर पा सकें। क्योंकि आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि केंद्र के पास ही सारी कर से संबंधित अधिकतर शक्तियाँ हैं, राज्यों के पास कर से संबंधित शक्तियाँ जरूर है, लेकिन जो भारी भरकम, जो मोटा पैसा जिससे आता है, वो वाले शक्तियाँ उनके पास नहीं है। तो इसीलिए राज्यों की सहायता के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हो। अनुदान 2 प्रकार के होते हैं, एक विधिक अनुदान एवं विवेकाधीन अनुदान। इन 2 अनुदान को थोड़ा सा समझना है आपको, क्योंकि कई बार मेंस में आंसर लिखते समय आपको इनका प्रयोग करना पड़ता है। और अगर आपको ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर बजट का एक सेक्शन आता है, वित्तीय प्रशासन का एक आता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पर ये चीज़ें आपको काम आती हैं। लेकिन वो ऑप्शनल है, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर GS से संबंधित कुछ ही चीज़ें, जो मेन चीज़ें आपको जान लेनी है। विधिक अनुदान, विधिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विधिक यानी कि विधि के तहत, कानून के तहत दिया गया अनुदान, यानी कि अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। तो आर्टिकल 275 जो है, ये आपको यहाँ पर मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना है। और संसद के पास, आप सबको पता है, विधि बनाने का काम और विधिक चीज़ें सारी संसद के पास ही होती हैं। तो आर्टिकल 275 275 राज्यों को अनुदान देने के लिए संसद को एक शक्ति अधिकार देता है। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि संसद सभी राज्यों के लिए ही विधिक अनुदान दे, और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी को बराबर मात्रा में दे, वो केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में ये कहा जाता है कि अगर राज्यों को अपना शासन बेहतर तरीके से चलाना है तो उनको केंद्र के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। अगर वो केंद्र के साथ मिलकर के काम नहीं करते या उनके खिलाफ विरोध वाले स्वर में, विरोध वाले स्वरूप में रहते हैं, तो ऐसे में आप देखोगे कि उस राज्य को जो कि केंद्र के खिलाफ में है या केंद्र के अपोजिट वाली पार्टी है और जो केंद्र का सहायता नहीं कर रही, तो वहां पर देखोगे कि केंद्र सरकार अनुदान देने में बड़ी आनाकानी करती है और अधिक अनुदान उनको नहीं देते हैं। आमतौर पर भारत में आपको ये प्रवृत्ति मिलेगी कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, अगर उसी पार्टी की सरकार किसी राज्य में होगी
तो उस राज्य को भर भर करके अनुदान दिया जाता है, खूब पैसा दिया जाता है, खूब विकास किया जाता है। लेकिन कोई विपक्षी पार्टी अगर किसी राज्य में है, सत्ता में है, तो वहां पर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होता है, और वो विवाद अनुदान को लेकर के भी होता है। उन राज्यों का केंद्र पर हमेशा आरोप लगता है और वो कहते हैं कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, और गैर केंद्र वाली पार्टी की सरकारों के साथ जानबूझकर तंग करने के लिए उनको कम वित्तीय आवंटन या पैसा देने में आनाकानी करता है। तो ये एक आपसी विवाद का मुद्दा है। इसका हल यही हो सकता है, एक तरीके से आमतौर पर अगर आप देखोगे तो राज्यों को थोड़ा सा संयम बरतते हुए केंद्र के साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। अगर वो केंद्र के साथ ज़्यादा तनातनी में जाएंगे, जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था उनको परमिशन नहीं देती है कि आप बिल्कुल केंद्र के विपरीत होकर के चले जाओ या बिल्कुल अलग होकर के काम करना शुरू करो, क्योंकि केंद्र की बातें आपको माननी जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है, तो ऐसे में केंद्र राज्य विवाद यहां पर भी होता है। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है, ये मैंने समझा दिया। यह राशि प्रत्येक वर्ग पे भारत की संचित निधि पर भारित होती है, यानी कि विधिक अनुदान जो दिया जाता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है। ऐसे राज्यों में असम भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान सामान्य एवं विशेष वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जाती है। यानी कि अगर किसी राज्य में अगर आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट हैं, ठीक है, या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उन जनजातियों वाले बाहुल्य इलाके हैं, अगर उनका विकास करना है तो उसके लिए भी विशेष प्रकार से आप देखोगे तो राज्यों की सहायता के लिए विधिक अनुदान दिया जा सकता है अनुच्छेद 275 के तहत। लेकिन उसके लिए किसकी सिफारिश की आवश्यकता होगी? वित्त आयोग की सिफारिश की, वित्त आयोग की अनुशंसा पर उनको इस तरीके का अनुदान दिया जा सकता है। अब आप कहोगे कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में ही क्यों दिया जाता है, तो उसका एक रीजन है। आप देखोगे जो पिछड़ा हुआ इलाका है ज़्यादातर वो वही क्षेत्र है जो ट्राइबल एरियाज है, जनजातीय बहुल्य वाले क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में विकास अभी भी इतना अधिक नहीं हो पाता है, और जनजातियां अभी भी बहुत क्षेत्रों में आप देखोगे बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए आप देखोगे उनको रिजर्वेशन का भी प्रावधान है, 7.5% आरक्षण का भी प्रावधान है सरकारी नौकरी और सार्वजनिक जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें। इसके साथ साथ उन क्षेत्रों के विकास के लिए भी वहां पर अधिक पैसा देने की कोशिश की जाती है ताकि उन क्षेत्रों का विकास हो सके और उनमें एक भारत इंडियननेस की फीलिंग जो है वो विकसित हो सके, सरकार के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। इसके लिए अनुच्छेद 275 काम करता है, किसके? वित्त आयोग की सिफारिश पर, अनुशंसा पर। अब अगला बात कर लेते हैं विवेकाधीन अनुदान। अब ये नाम से ही पता चल जाता है, विवेकाधीन, डिस्क्रिशनरी। विवेकाधीन का मतलब अपने विवेक से, अपनी मर्जी से। जैसे आपने शक्तियां पढ़ी थी, आपने हम लक्ष्मीकांत की बाकी क्लासेस देखी होंगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, जिसमें वो अपनी मन मर्जी से, अपनी मर्जी से कुछ काम कर सकता है। तो ऐसे ही केंद्र के पास वित्त के मामले में, पैसे के आवंटन के मामले में विवेकाधीन अनुदान की शक्ति होती है, और उस विवेकाधीन अनुदान के तहत वो किसी भी राज्य को अपनी मर्जी से, अपने विवेक से चाहे तो पैसा दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता, और चाहे तो कितनी भी मात्रा में दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अनुच्छेद 282 इसको याद रखना है, 282 जो विधिक अनुदान था वो 275 से दिया गया, और जो आप देखोगे विवेकाधीन अनुदान है वो अनुच्छेद 282 से दिया जाता है। संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है तथा यह पूर्णतया उसके स्व विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीज
टेक्निकल टर्म में भी आ गई, मैंने आपको समझा ही दिया कि सेंटर के ऊपर कोई ऐसा बाध्यकारी चीज नहीं है कि वो बाध्य नहीं है कि वो अनुदान देगा ही देगा, उसकी मर्जी है ना। जैसे आपकी मर्जी है, हम आपको बाध्य नहीं कर सकते कि बेटा पढ़ लो, दोस्त पढ़ लो, वो आपकी मर्जी, आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, आपका विवेकाधिकार है वो। इस तरीके से चीजें है ना, तो यही यहां पर है। अब इन अनुदानों के दो उद्देश्य होते हैं, योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। इसके साथ साथ कुछ अन्य अनुदान भी होते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। विधिक और विवेकाधीन अनुदान इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल जिसको बोला जाता है, जीएसटी का एक चैप्टर जब आएगा उसमें बहुत डिटेल से पढ़ोगे। यहाँ पर बस केवल ये समझ लीजिए कि वस्तु और ये जो जीएसटी है ना, वस्तु एवं सेवा कर के सक्षम और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी है। तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। बस एक तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करने के लिए वित्त के मामले में वो करती है। इसी आपसी सहयोग और परामर्श को संभव बनाने के लिए 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जिसको हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं, की स्थापना का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 279A राष्ट्रपति को, यह ध्यान रखना, राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी काउंसिल गठित करने के लिए अधिकृत करता है। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फोरम है। तो इसमें आपने दो तीन चीजें समझी जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला 101वां संविधान संशोधन 2016, उससे जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया। दूसरा, इसकी स्थापना करने की पावर जो दी गई वो राष्ट्रपति को दी गई, और राष्ट्रपति कैसे कर सकता है? केवल एक आदेश के द्वारा, आदेश माध्यम से। यानी कि ये एक तरीके से जो जीएसटी काउंसिल है उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए, कानून के माध्यम से पारित करके बनाया जाए, है ना। तो जीएसटी काउंसिल जो है केवल एक आदेश द्वारा, यानी इसको हम बोलते हैं कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसके माध्यम से भी इसकी स्थापना की जा सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है। आर्टिकल 279A 279A या क इसके लिए प्रावधान करता है, ठीक है। केंद्र राज्यों की संयुक्त फोरम है, उन दोनों के मध्य समन्वय और सहयोग करने के लिए ये काम करती है। अब बात कर लेते हैं वित्त आयोग। इसको भी हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वित्त आयोग भी आने वाला है, आने वाले जो संस्थाएं हम पढ़ेंगे, जब हम बहुत सारी एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जब हम पढ़ेंगे, उसमें वित्त आयोग भी आएगा, जीएसटी काउंसिल भी आएगी, जीएसटी भी आएगा। अभी बस आपको एक चीज सिंपल से समझ लेनी है कि वित्त आयोग के संबंधित आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल 280 है ना, अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में, ध्यान रखें, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था करता है, ठीक है। ये इसको व्यवस्था कर लेना है, व्यवस्था करता है। अर्ध न्यायिक का मतलब होता है उस क्वासी जुडिशियल उसको बोला जाता है, जिसमें कुछ न्यायपालिका जैसी शक्तियां भी होती हैं, जैसे कुछ चीज़ों की जांच परख करने की या कुछ चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स को अपने पास मंगवाने की, है ना, वो चीज़ें होती हैं, तो उसको अर्ध न्यायिक संगठन कहा जाता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जीएसटी काउंसिल राष्ट्रपति के आदेश से स्थापित की जा सकती है 279A के अकॉर्डिंग, ऐसे ही अनुच्छेद 280 280 वित्त आयोग की बात करता है, जिसका गठन भी राष्ट्रपति के माध्यम से होगा और हर 5 साल में होगा, हर 5 साल के लिए किया जाता है। संविधान वित्त आयोग को देश में वित्तीय संघात्मकता के संतुलन चक्र के रूप में परिकल्पित करता है। यद्यपि गैर संवैधानिक, गैर विधायी निकाय योजना आयोग के उद्भव के उपरांत केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका संकुचित हुई है। इसको समझना है। वित्त आयोग को देश की संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारे, वित्त के बंटवारे से संबंधित कुछ अनुशंसाएं देने के लिए इसकी गठन किया गया।
किया जाता है। लेकिन ऐसे ही एक और संस्था है, आप देखोगे, जिसको हम बोलते हैं योजना आयोग, और वो भी कुछ इसी तरीके की सिफारिश करते थे। हालांकि 2015 में योजना आयोग जो है वो समाप्त हो गया और उसका नाम बदल करके उसकी जगह एक नई संस्था ने अपना अस्तित्व बनाया, जिसका नाम हम नीति आयोग कहते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती है। योजना आयोग से अधिक शक्तियां नीति आयोग के पास आ गई हैं और वो वित्तीय मामलों में भी अधिक शक्तियों का उपभोग करती है योजना आयोग के मुकाबले। तो ऐसे में वित्त आयोग की भूमिका अब थोड़ी और भी कमजोर हो गई है, नीति आयोग की भूमिका थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, इसको हम बाकी चीज़ों को डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे जब वित्त आयोग और इन सब को हम इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे। अभी ऋण की बात कर लेते हैं, कर्जे की बात कर लेते हैं। जब पैसे की बात करते हैं तो पैसा टपकता तो है नहीं आसमान से। अगर मान लो पैसा खर्च हो गया और कुछ काम करना जरूरी, तो क्या करोगे? मान लो भाई तुम्हें पैसा घर वालों ने दे दिया 10,000 रुपए की, चलो बच्चा जाओ 10,000 रुपये महीने के तुम्हें दिए, इसमें रहो, खाना पीना खाओ, कोचिंग करो, पढ़ाई करो। अब ऐसे में तुम्हें मान लो एक मोबाइल खरीदना है, ज़रूरी अर्जेंट आ गया क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो मोबाइल खरीदने की ज़रूरत होगी या लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत होगी। अब उसके लिए पैसे हैं नहीं, जो आपको पैसे दिए गए थे वो समाप्त हो गए। तो ऐसे में कैसे ज़रूरत पूरी करोगे आप? तो उसके लिए कोशिश करते हो ना कि दाएं बाएं से कहीं से यार कोई उधारी मिल जाए, किसी से थोड़ा थोड़ा करके ले लो, जब हमारे पास आएंगे तो हम वापस कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। यानी कि उधार मांगते हैं ना, कर्जा लेते हैं, दुकान पे जा करके ऐसे ही करते हो ना, खाता चलाते हो आप सभी लोग। अपने पड़ोस की मोहल्ले की दुकान पर जा करके बोलोगे अंकल जी दे दो एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, अंकल जी एक टॉफ़ी दे दो, अंकल जी बिस्किट दे दो, खाते में लिख लेना, ऋण लेकर के, उधार लेकर के। और जब जैसे आपके पास पैसे आते हैं तो आप उनको चुका देते हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी शरारती तत्व हमारे बच्चे होंगे, बहुत सारे जो नहीं भी चुकाते होंगे, खुश होते होंगे कि नहीं यार क्या चुकाएं, आगे अब तो निकल करके भाग भाग करके आगे क्या चुका कर करें। ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, है ना, गलत चीज़ है। लेकिन यहाँ पर भी सिचुएशन आती है, केंद्र सरकार के पास भी पैसा नहीं होता है कई बार। राज्य सरकारों के पास तो अमूमन होता ही नहीं है, लेकिन केंद्र के पास भी नहीं होता है। अब जब सेंट्रल के पास पैसा ही नहीं होगा तो भाई काम कैसे करोगे? अब आप कहोगे कि पैसा कहाँ गया, कहाँ इतना सारा टैक्स आता, पैसा कहाँ गया? तो आप सबको पता है कि पैसा कहाँ गया, जो आपके पेट को इतना बड़ा निकाल करके जो आपके माननीय सम्माननीय नेता लोग हाथ जोड़ करके घूमते रहते हैं, उनके पेट में चला गया, उनके बैंक अकाउंट में चला गया। और जो करप्शन कर करके निकाल करके खा गए, वो लोगों के पास चला गया पैसा। अब ऐसे में सरकार के पास तो है नहीं। अब देश का विकास कैसे होगा, देश का काम कैसे चलेगा? तो इसके लिए सरकार को लेना पड़ता है कर्जा। और सरकार आमतौर पर इस तरीके का कर्जा बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेती है, जिसको हम विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, IMF या वर्ल्ड बैंक उसको हम बोलते हैं, वहाँ से कर्जा लेते हैं। लेकिन केंद्र सरकार केवल, जरूरी नहीं है केवल उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्जा ले, वो अलग अलग किसी भी तरीके के अलग अलग स्रोतों से कर्जा लेने के लिए मुक्त है, स्वतंत्र है। अब उसके लिए क्या चीजें हैं उसको समझना है कि संविधान में केंद्र एवं राज्यों के कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करता है। केंद्र सरकार या तो भारत में या इसके बाहर से भारत की संचित निधि की प्रतिभू या गारंटी देकर ऋण ले सकती है। इसका मतलब समझे कि भारत की सरकार, केंद्र सरकार कहीं से भी कर्जा ले सकती है, कहीं से भी ऋण ले सकती है, लेकिन उसके लिए गारंटी देनी पड़ती है। अब कोई कर्जा बिना वैसे फ्री में तो देता नहीं है कहीं, समझ रहे हो? अगर आपको मान लो किसी से 2 लाख रुपए लेने, तो आपको फ्री में तो दे देगा नहीं, इतना भरोसा आज के टाइम में तो है नहीं। तो आपसे कुछ चीज़ें गिरवी रखवाता है, कुछ चीज़ की गारंटी रखवाता है। तो आप या तो सोना गिरवी रखते हैं या ज़मीन का टुकड़ा गिरवी रखते हैं। पुरानी फिल्में देखी होंगी आपने, जिसमें एक माता होती है, वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा लेने के लिए महाजन के पास या किसी के पास जाती है, तो उसको अपने सोने के कड़वे, कंगन, है ना, और अपने झुमके निकाल करके गिरवी करके रख के फिर पैसा लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाती है। कहने का मतलब गारंटी पे। तो ऐसी जो गारंटी है वो गारंटी होती है हमारी भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि की गारंटी पर वो पैसा ले सकती है केंद्र की सरकार, चाहे तो विदेशों से, चाहे तो अपने देश के अंदर, दोनों जगह से। लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा।
ठीक है, इस चीज को समझना। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी, उसके पास पावर जरूर है कि वो ले सकती है, कर्जा ले सकती है, लेकिन वो कर्जे की जो सीमा है, ठीक है, यानी कि देश से बाहर की या देश के अंदर की, वो सीमा का निर्धारण जो है, वो जो लिमिटेशन है, जो अमाउंट है, वो कितना होगा, कैसे होगा, उस सीमा का निर्धारण संसद करेगा। अब संसद आ गया तो संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए मतलब सरकार के साथ और सर्व विपक्षी दल भी इसमें आ गए, समझ रहे। तो संसद उसमें भूमिका निभाता है, तो ये थोड़ा सा लोकतांत्रिक हो जाता है। ऐसे में सरकार जो है वो अपनी मनमर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती है कि वो अपनी मनमर्जी से जब चाहे किसी से ऋण ले ले, ऐसा नहीं। जरूरत पड़ने पर ही फिर संसद से अनुमति उसको मिलती है। हालांकि संसद ने ऐसा कोई कानून अभी इसके लिए बनाया नहीं है। अब बात कर लेते हैं राज्य सरकार का। जब केंद्र सरकार का देख लिया तो अब राज्य सरकार का भी पूछ लेते हैं कि राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं। इन दोनों के बीच में तुलना का एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि केंद्र सरकार जो है वो बाहर से, विदेशों से कर्जा ले सकती है, लेकिन राज्य सरकार नहीं ले सकती, इसको समझना। इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में बाहर नहीं, ध्यान रखिए, राज्य की संचित निधि की प्रतिभू या गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। सेम वही चीज जो संघ के स्तर पर बताई गई थी, जो केंद्र के स्तर पर थी, वही सेम चीज यहां पर राज्य के स्तर पर है। एक ही अंतर है कि राज्य भारत से बाहर से कर्जा नहीं ले सकता है, भारत के अंदर या अपने राज्य के अंदर वो कर्जा ले सकता है, ठीक है। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है, यानी कि राज्य की गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्जा ले सकती है, ऋण ले सकती है, पैसा। अब ये वो अनुदान के रूप में नहीं जाना जाएगा, ध्यान रखिए। अनुदान अलग है, ऋण अलग है। अनुदान वो है जो सरकार, जो आपको मैंने बताया था, विधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान, जो आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर राज्यों को दिया जाता है। लेकिन ऋण वो है जो राज्य कर्ज के रूप में लेते हैं, वो कर्जा लेते हैं बाकायदा। इसको ऐसे समझिए, अनुदान को समझिए कि जैसे मान लीजिए आपका परिवार है, आप बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन आप दिल्ली में आकर के तैयारी करते हैं, और ऐसे में आपका बजट जो है वो तय है। हर महीने आपके पास 15,000 रुपए का बजट दिया जाता है। अब ऐसे में आप बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ गए तो आपको पैसा अतिरिक्त लगेगा, दवा दारू में काफ़ी खर्चा हो जाएगा। हो सकता है दवा में कम, दारू में ज़्यादा हो, लेकिन मतलब हुआ तो है ना, जो भी हो, जो भी कारण रहा हो, खर्चा तो हुआ। अब ऐसे में आपकी फैमिली को पता चला कि भाई बच्चा बीमार है, तो वो आपको पैसा दे देगा अपने विवेकाधिकार से, है ना, कि भाई चलो बीमार है, चलो दे दिया जाए। लेकिन उनको पता चले कि भाई दवा की बजाय दारू से बीमार हुआ है, तो वो हो सकता है कि ना भी दे, समझ रहे हो। वो उनकी मर्जी है, वो आपसे वापस नहीं लेना, वो आपको दे दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अपनी दवा दारू के लिए पैसा किसी फैमिली मेंबर या किसी रिश्तेदार से या किसी और दोस्त से लेना पड़ जाए, है ना, वो खुद से ना दे, और आप जाकर के कहो कि यार थोड़ा सा एक एक हो जाए, है ना, थोड़ा बहुत परेशानी हो रखी है, थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है, पैसे दे दो, तो वो आपको पैसे बाद में लौटाने पड़ेंगे, वो आपको लौटाने पड़ते हैं, ठीक है, वापस देने पड़ते हैं। तो यही चीज़ कर्ज के रूप में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ज भी यही है कि केंद्र सरकार से कर्जा मांग सकते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कर्ज दे सकती है, बाध्य नहीं है लेकिन वो दे देती है आमतौर पर। या अगर राज्य सरकार किसी अन्य संस्था से, किसी कंपनी से, किसी संस्था से, किसी भी बड़े इंडस्ट्रियल टाइकून से, कहीं से अगर वो कर्जा लेती है, ठीक है, तो ऐसे में उस कर्जे के लिए गारंटी केंद्र सरकार प्रदान कर सकती है। ये दोनों काम जो है केंद्र सरकार उसको कर सकती है।
ऋण के ऐसे प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो या जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य सरकार ने एक बार कर्जा ले लिया है और वो कर्जा उसने वापस नहीं दिया, या केंद्र की जो गारंटी के ऊपर कर्जा लिया है और उसको नहीं चुकाया, तो वो बाद में कर्जा नहीं ले सकता जब तक कि केंद्र अनुमति ना दे दे। सेंट्रल की केंद्र की अनुमति लेना जरूरी है। हाँ, अगर बिना केंद्र की अनुमति के वो आपस में ही कुछ निपटाना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन जहां से केंद्र से पैसा लिया या केंद्र की गारंटी पर पैसा लिया, ऐसे मामले में वो जब तक वो कर्जा वापस नहीं करेगा तब तक वो दोबारा कर्जा नहीं ले सकता है। अब कुछ उन्मुक्तियां देख लेते हैं कि क्या क्या उन्मुक्तियां हैं, कैसे कैसे उन्मुक्तियां हैं कर के मामले में। तो केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट, ये थोड़ा समझना है। केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य या उसके विभिन्न निकायों यथा नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, पंचायतों इत्यादि को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। यद्यपि संसद को यह अधिकार है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो परिसंपत्तियां हैं, अब केंद्र सरकार की अपनी जमीन तो है नहीं, खुद की जमीन तो है होती नहीं भाई, खुद के भवन, खुद की जमीन, वो तो सारे राज्यों में ही मिलेंगी आपको। ठीक, तो ऐसे में राज्यों में जो केंद्र की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप देखोगे रेलवे, जैसे आप देखोगे नेशनल हाईवे, रेल आप देखते हो, इस तरीके की चीजें, उन चीजों पर उनको टैक्स से, कर से छूट होती है जो राज्यों के द्वारा लगाए जाते हैं। राज्य के अंदर जो आरोपित किए जाते हैं वो केंद्र के ऊपर लागू नहीं होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर संसद चाहे तो केंद्र के इस अधिकार को छीन सकती है, केंद्र के इस अधिकार को समाप्त कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। संपत्ति शब्द से अभिप्राय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा इत्यादि उन सभी चीजों से है जिनका कोई मूल्य होता है, यानी कि जिसका भी कुछ पैसा होता है, जिसका भी कोई मोल होता है, वो संपत्ति के तहत यहां पर आ जाता है, परिसंपत्ति के अंतर्गत। संपत्ति में चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं। संपत्ति का उपयोग संप्रभु जैसे सशस्त्र सेनाओं या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आप देखते हो ना कई बार जगह पर छावनी बनी रहती है, तो ऐसे में केंद्र की अगर संपत्ति है और उसके ऊपर टैक्स लगा दो तो चीजें ढंग से अच्छे से नहीं हो पाएंगी। इसलिए केंद्र को ये पावर दी गई कि केंद्र के काम के लिए जो उनकी चल और अचल संपत्ति, उसके ऊपर राज्य जो है टैक्स नहीं लगा सकते, राज्य के टैक्स से उसको उन्मुक्ति, छूट मिल जाती है। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निगमों या कंपनियों को राज्य कराधान या स्थानीय कराधानों से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसका कारण यह है कि निगम या कंपनी एक पृथक विधिक अस्तित्व है। ठीक है, जो निगम है या कंपनियां हैं, या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ोगे बहुत डिटेल में कंपनीज के बारे में कि कंपनीज क्या क्या होती हैं, निगम, उन सब के बारे में, तो वो डिटेल में जानोगे। इनका एक अलग से विधिक अस्तित्व एक कानून के तहत ये बनाई जाती है। ठीक है, कंपनी अधिनियम आपने नाम सुना होगा, समय समय पर उसमें संशोधन होता रहता है, तो उनका एक अपना अलग विधिक अस्तित्व है। तो ऐसे में उनको छूट नहीं मिलती इससे। जो केंद्र सरकार ने कानून के तहत कोई कंपनी बनाई है ना, तो उनको छूट नहीं मिलेगी राज्य की टैक्स से, उनको राज्य के में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं, वो है राज्य की परिसंपत्तियों या आय को केंद्र के कर से छूट। अब उलट, पहले हम पढ़ रहे थे कि केंद्र की संपत्ति को राज्यों के अंदर छूट मिलती है, अब ऐसे ही राज्य की कुछ संपत्ति या परिसंपत्तियां होंगी जिनको केंद्र के टैक्स से छूट मिलेगी। और वो क्या है कि राज्यों की परिसंपत्तियां एवं आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है, किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। तो जिस तरीके से केंद्र को उन्मुक्ति है राज्य में उसके टैक्स से बचने की, ऐसे ही राज्यों के पास भी उन्मुक्ति है कि अगर उनकी परिसंपत्तियों को वो केंद्र के टैक्स से बचा सके। हाँ, अगर संसद चाहे तो वाणिज्यिक मामलों वाली जो चीजें हैं
उन पे टैक्स लगा सकता है, कर लगा सकता है। यद्यपि केंद्र चाहे तो वह किसी कार्य या व्यवसाय विशेष को इस कर से छूट भी दे सकता है। तो आप सबको पता है कि संसद के पास ये सारी पावर है, अगर वो लगा सकता है तो छोड़ भी सकता है ना, छूट भी दे सकता है, दोनों काम वो कर सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती। इसी तरह निगमों एवं राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्तियां एवं आय पर केंद्र कर लगा सकती है। सेम वही जैसे कि राज्य के मामले में आपने देखा था कि केंद्र की कंपनियां हैं, उनके ऊपर राज्य के टैक्स से छूट नहीं मिलती। ऐसे ही राज्य की कोई कंपनियां हैं या राज्य की आप देखोगे कोई निगम है, तो उनको भी केंद्र की जो टैक्स है उससे छूट नहीं मिल सकती, उसके ऊपर केंद्र जो है टैक्स जो है लगा सकती है, कर लगा सकती है। ठीक है, इस चीज को आप यहां से स्किप कर सकते हो, ये वाली लाइन। ठीक है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब अगली बात देख लेते हैं कि आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। केंद्र राज्य संबंधों की जब भी हम बात करते हैं तो आपातकाल एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाता है। आपने देखा थोड़ी देर पहले, आप रिवाइंड करेंगे क्लास तो आपको पता चला होगा कि आपातकाल में प्रशासन पर क्या भूमिका, क्या प्रभाव पड़ता है। आपातकाल का विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा जैसे कि अगर अनुच्छेद 352 लागू हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल, तो सभी राज्य सूची के विषय केंद्र के पास आ जाते हैं, यानी कि सेंटर यानी कि संसद वो संपूर्ण एक तरीके से पूरी की पूरी पावरफुल पोजीशन में आ जाता है। वो अपने देश का शासन किसी भी तरीके से चला सकता है अपनी मर्जी से। ऐसे ही वित्तीय मामले में भी आता है, इस मामले को भी हम समझेंगे। तो दो तरीके के आपातकाल की हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, अनुच्छेद 352। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं। यानी कि ऐसे समय में केंद्र के द्वारा राज्यों को किए जाने वाले धन के हस्तांतरण या उनको दिए जाने वाले अनुदान, उनको दिए जाने वाले पैसे की राशि में कटौती कर सकता है, कमी कर सकता है या बंद कर सकता है। ये पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है। वो पूरा का पूरा पैसा भी रोक सकता है या उसमें कुछ हिस्सों में कटौती भी कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के तहत। इसका मतलब वित्तीय शक्तियां भी संसद, केंद्र के पास, सेंटर के पास आ गई। क्योंकि आपको पता है ना, राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से तो कुछ करते नहीं है। राष्ट्रपति की अपनी मर्जी थोड़ी होती है। राष्ट्रपति तो वही करेगा जो आर्टिकल 74 कहेगा, अनुच्छेद 74 कहता है। और अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। और मंत्री परिषद किसकी? वही तो सरकार है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसी को है हम सरकार बोलते हैं। तो कहने का मतलब केंद्र सरकार के कहने पर ही सारी चीजें होंगी, और यानी कि सारी की सारी पावर किसके पास आ गई? केंद्र सरकार के पास। यहां पर अब बात कर लेते हैं वित्तीय आपातकाल की, जो कि भारत में आज तक लागू नहीं हुआ है कभी भी। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। 3 बार कब कब लागू हुआ कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी लोग। मेरे जितने भी प्यारे, समझदार, ईमानदार, एकदम सही तरीके से पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एग्जाम को सीरियस लेकर के चल रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे। चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को, कमेंट में कि 3 आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कौन कौन वर्षों में लगे, ठीक है, और उनका कारण क्या रहा। केवल वर्ष भी लिख दोगे, पहले, दूसरे, तीसरे का, इस तरीके से, तो वो भी आपका स्वीकार कर लिया जाएगा। वहाँ पर मैं देखता रहता हूँ, वहाँ पर मेरे को देखना थोड़ा आसान हो जाता है कि किस किस ने किस तरीके से कमेंट किया है, तो मैं उस पर देख लेता हूँ। और बहुत जगह पर ज़रूरत लगती है तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है, वो आप देख लेना है। अब बात कर लेते हैं वित्तीय आपातकाल की, आर्टिकल 360 की। भारत में आज तक ऐसा हुआ नहीं है, वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक कभी भी नहीं लगा है, ये आपको समझना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए तो क्या होगा? भाई हम तो भारतीय हैं ना, हम तो इंडियन हैं ना, कोई चीज़ नहीं हुई उसके बावजूद भी हमारा दिमाग तो यही चलता है, यही सोचता है कि चलो अगर मान लो ऐसा हो गया तो
फिर क्या होगा, बैकअप प्लान तो लेकर के चलना चाहिए ना। जैसे आप लोगों को भी अपनी तैयारी के दौरान बैकअप प्लान लेकर के चलना चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेकर के रखना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फ से नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा, तो क्या होगा, तो एक बैकअप ले लो ना पहले ही कि भैया एक सब्सक्रिप्शन रखते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है, हो सकता है उससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, जो कि हो भी जाती है। और उसमें रेफरल कोड जब भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो रेफरल कोड में भी ये लगा देंगे LYLIVE, ताकि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए, है ना। तो वो टीचर भी प्रचार कर गया इस साथ साथ इसी मुद्दे पर, बात पर। लेकिन वो प्रचार भी जरूरी है क्योंकि उससे फ़ायदा भी आपको होने वाला है। एग्जाम पास करोगे तो आप वो सैलरी कमाई वो हमें तो आनी नहीं, वो आपके पास आनी है, आपके ही परिवार को वो मिलेगी, वो प्रतिष्ठा मान सम्मान भी आपको ही मिलेगा। तो ऐसे में एक कोर्स करके, एक पढ़ाई करके आप अपना पूरा जीवन अगर इतने अच्छे बेहतर तरीके से जी सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे में अगर कभी कोर्स लोगे तो ये कोड जरूर याद रखना है, LY लाइफ, ये हमारा रेफरल कोड है। ईमानदारी से आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस हमारी तरफ से मिलेगी। चाहे आप कोई भी कोर्स करते हो अनअकैडमी पर, आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं। जो मर्जी कोर्स एडमिशन लो, कोड यही लगा देना है, LY लाइफ। अब बात कर लेते हैं वित्तीय आपातकाल में क्या होता है। जब वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू हो तो केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। केंद्र क्या कर सकता है, सबसे पहला वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन, ठीक, यानी कि वो एक आदेश दे सकता है कि भैया पैसा नहीं है, कम है, तो इससे संबंधित जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज है, उसको तुम मानो। राज्य की सेवा में लगे सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्ते कम करें, यानी कि स्टेट की सर्विसेज में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं, उनके वेतन को, भत्तों को कम करने के लिए उनको कह सकता है। और एक और चीज, बड़ी मजेदार चीज ध्यान रखना, जब आर्टिकल 360 लागू होता है, वही एक ऐसी दशा है जब भारत में न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। उसके अलावा भारत के जो जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जरूर जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। लेकिन केवल वित्तीय आपातकाल ही एक ऐसी सिचुएशन है जब उनके वेतन भत्तों को भी कम किया जा सकता है, ठीक है। राज्य वाले के लोग तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको केंद्र आमतौर पर कहता है कि भाई पैसा है ही नहीं, तो पैसा नहीं है तो तुम एक काम करो, कटौती करो, बहुत पैसा दे रहे हो सरकारी कर्मचारियों को, बहुत भर भर के पैसा मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, आजकल काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है भाई, बहुत अच्छा खासा पैसा देती है सरकारें आजकल। अब वो जमाना नहीं रहा कि कुछ ही 1000 रुपये मिलते थे पहले। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे दादाजी हैं, वो 1960s में शायद 1960s के स्टार्टिंग मिड में शायद वो भर्ती हुए थे, स्टार्टिंग या मिड के टाइम ऐसा था कुछ, और CRPF में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से वो भर्ती हुए थे। और मेरे को याद है वो बताते थे कि उनको 1 रुपया सैलरी मिलती थी। मतलब सोचो, 1 रुपया सैलरी, हालांकि उस समय उसकी वैल्यू बहुत थी, लेकिन 1 रुपया 2 रुपया अलग अलग इस तरीके से पैसा बढ़ता था। और आज के टाइम में आप कहीं पर भी सब इंस्पेक्टर लगते हो, डायरेक्ट 50,000 से सीधा सीधा सैलरी शुरू होती है, उससे कम नहीं होती है, 50 से प्लस ही जाकर के आपका 50-55 से ज़्यादा जाकर के चीज़ें होती हैं। तो वो एक ठीक ठाक जीवन यापन करने के लिए एक अमाउंट मानी जाती है। हाँ, वो अलग बात है, आप लोगों के स्वप्न थोड़े से बड़े हैं, बिगर हैं, अच्छे हैं, जो होने भी चाहिए। आप चाहते हैं कि आप 50-60 हज़ार की बजाय आप 1.5-2 लाख रुपए सैलरी लें, 1.25 लाख 1.5 लाख कम से कम लें, इसके साथ साथ पावर का भी उपयोग करें, पावर भी आपके पास हो, तो आप IAS की तैयारी के लिए लगे, है ना। तो जब वो बन जाओगे तो पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सारा उसी की ही माया है। चलिए, तो राज्य के वर्ग के जो भी लोग हैं उनके वेतन भत्तों को कम करने की सलाह जो है वो दे सकता है। कौन देगा? केंद्र देगा। किसको देगा? राज्यों को देगा। सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखें। आपने देखा होगा कि आमतौर पर ये काम जो है राज्यपाल कर सकता है कि वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को रख सकता है। लेकिन जब वित्तीय आपातकाल होगा तब केंद्र सरकार डायरेक्टली ये काम कर सकती है कि भाई कोई भी धन विधेयक है या वित्तीय विधेयक है, उसको वो कह सकते हैं कि ना, इसको तुम अभी पारित नहीं माना जाएगा, तुम इसको हमारे पास भेजो, राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे पहले।
राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो ये काम कर सकता है ताकि उसमें पैसे के ऊपर कंट्रोल हो जाए, ताकि जो वित्तीय आपातकाल क्यों लगा, क्योंकि पैसे की कमी आ गई, देश का कामकाज नहीं चल रहा, कामकाज के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे में कटौती करनी पड़ेगी ना। आप अपने घर में भी तो ऐसे ही करते हैं कि मान लीजिए भाई एकदम से एक महीने आपने कुछ ज़्यादा खर्च कर दिया, आपकी सैलरी जितनी आपके परिवार की जितनी इतना इनकम होती है, मान लीजिए कि आपने एक दिन एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन, एक बड़ा सा टीवी ले लिया है ना, और एक बाइक भी ले ली। अब ऐसे में ये सारा पैसा जो आपने जोड़ा हुआ था, बैंक अकाउंट में सेव किया हुआ था, वहाँ से निकाल करके ले लिया। अब बैंक अकाउंट में सेविंग सारी खत्म होगी, कुछ भी नहीं बचा, अब जो आय आ रही है वो बची, है ना। तो ऐसे में आपको लगने लगा कि भाई इसमें कुछ पैसा अगर नहीं बचाएंगे तो आगे जीना और आगे काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग हो सकते हैं ना अपने काम फालतू की चीज़ों में कटौती कर ले। नॉन वेज खाते थे हफ्ते में 5 दिन, तो हो सकता है कि नॉन वेज खाना हफ्ते में 1 दिन कर दो। दवा दारू आपकी हर 2-3 दिन में होती रहती थी, हो सकता है कि वो महीने में 1 बार के लिए कर दो या छोड़ ही दो। वो अलग बात है, तुम कहोगे ना सर वो ना छोड़ी जाती। लॉकडाउन भी इसका सबूत है कि लोग ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन लॉकडाउन में वो चीज़ नहीं छोड़ी। उसके लिए बड़ी लंबी लाइन लगा करके 3-3, 5-5 किलोमीटर तक लाइन में खड़े होकर के वो पवित्र पेय पदार्थ लेकर के वो आए, है ना। वो चीज़ तो कहने का मतलब कि जब आपका बजट बिगड़ता है तो बाद में आप उस बजट को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं ना भाई, कि कुछ चीज़ों में कटौती कर ली जाए। तो ऐसे ही जब फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल लगता है तो केंद्र सरकार जो है राज्यों को कुछ मामलों में कुछ चीज़ों में कटौती करने के लिए वो आदेश निर्देश दे सकती है। तो ये वित्तीय संबंध थे जो बच गया था, जो मैंने करवा दिया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो अभी आपकी ध्यान रखना है, बहुत सारी मेगा मैराथन आने वाली हैं। एम लक्ष्मीकांत की लीजेंड वीडियोस आने वाले हैं, 32-32 घंटे के, 60-60 घंटे के वीडियोस आएंगे। तो बिंदास तरीके से देखते चले जाना है, शेयर करना है, लाइक शेयर करते चले जाना है। तो हमारी क्लासेस रेगुलर आनी स्टार्ट हो जाएंगी, रेगुलर आएंगी और बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत एनर्जी से आएंगी। वो तभी आएगा जब हमें मोटिवेशन ना मिलेगा आपसे, और हमारा मोटिवेशन यही है कि आप उसको खूब सारा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, व्यूज़ उसके पास भर भर के आए, तब हमें लगेगा कि हाँ जो हम मेहनत कर रहे हैं तो सच में बच्चे भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उससे फिर आप हमारी क्लासेस आपके लिए रेगुलर हो जाएगी, बहुत अच्छे से आएगी, और कोर्स भी पूरा कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, बीच में कोई कोर्स छूटेगा नहीं। आमतौर पर बीच में कमी इसलिए लाते हैं, बंद इसीलिए किया जाता है जब उस पर व्यूज़ आने कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और फिर ऐसे में फिर आप ही लोग शिकायत करते हो कि आपने बंद कर दिया। उसका रीज़न यही है दोस्त, आप देखो, आप जब काम की चीज़ है, जो बहुत काम की चीज़ है, जो आपके जीवन में काम आने वाली है, जो आपको आगे ले जाने वाली है, सफल बनाने वाली है, जिससे आपको लाभ मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, जब आप उसी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो फिर हमें भी लगता है कि फिर हम क्यों मेहनत करें। हम भी वैसे ही वो कॉमेडी टाइप के या छोटे मोटे वो हंसी मजाक वाले, स्ट्रेटेजी वाले वही वीडियो बनाते हैं जिन पे लोग देखते हैं, ये देख लो तो बन जाओगे IAS, ये 3 गलतियां जिंदगी में कभी मत करना। भर भर के व्यूज आ रखे, मिलियंस में व्यूज हैं, गारंटी IAS एग्जाम पास करने की, केवल 5 मिनट में। गजब गजब किस्म के बनाते हैं। मेरी 5 बात मान लो तो सफलता भी हार कर तुम्हारे सामने कदम टेक देगी, है ना। मतलब पता नहीं क्या क्या किस्म के वो, उन पे आप देते हो मिलियंस में व्यूज, कमेंट करते हो, उसमें खुश हो जाते हो कि अरे वाह। लेकिन भाई उनको देखने से थोड़ी पास करोगे, नॉलेज से होगे। नॉलेज तो यहां पर मिल रही है, और यहां पर टीचर जान लगा रहा है, 2-2, 3-3, 5-5, मैं तो 7-7, 12-12 घंटे की भी मैराथन क्लास लेकर के आता हूँ नॉन स्टॉप। इतनी एनर्जी लगा रहे, जान लगा रहे, उसके बाद आप उसको देख नहीं रहे, वो देख रहे हैं बस कि ये 3 चीज कर लो तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें देखनी है आपको, इन चीजों से थोड़ा सा बचना है। ठीक है, तो ये मेरा रेफरल कोड है, जब भी आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो इससे को अप्लाई करना है, LY लाइव, फीस में 10% डिस्काउंट हो जाएगा, हमारी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी। ये 3 ऑप्शनल कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी, बाइलिंगुअल मेथड में पढ़ाते हैं।
हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, तो दोनों में ही आपको वो क्लास मिलेगी। और भी कई सारी क्वेरीज होती है मेरे दोस्तों की, कई बार वो पूछते हैं कि सर हम रेफरल कोड तो आपका लगा लें, लेकिन हमें तो पूरी क्लासेस करनी है, सभी टीचर्स की क्लास चाहिए, तो आपका रेफरल कोड लगाएंगे तो आपकी ही मिलेगी। तो दोस्त ऐसा नहीं है, एक ही कोड से सबकी क्लास मिलेगी। जितने भी टीचर हैं अनअकैडमी पर, सभी टीचर्स की क्लास आपको मिलेगी एक ही रेफरल कोड से। सारा कंप्लीट कोर्स मिलेगा एक ही रेफरल कोड से। मैं भी रहूंगा, बाकी टीचर्स भी रहेंगे, इंडिया के सारे टॉप सबसे बड़े बड़े बेहतरीन टीचर्स जो सब वहां पर रहेंगे, सभी की क्लास मिलेगी। बस आपको कोड ये डालना है LY लाइव, इससे डिस्काउंट मिलेगा और मैं पर्सनली गाइड करूंगा।